अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे मैश टोपोलॉजी की। ये मैश टोपोलॉजी एक ऐसा तरीकाकार है जिसके थ्रू हम अ, हर कंप्यूटर को जो है ना दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई एक केबल की इसमें खराब हो जाती है या कोई एक डिवाइस खराब हो जाती है तो आपका नेटवर्क जो है सारा डैमेज नहीं होता है, बाकी नेटवर्क आपका काम करता रहेगा। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा केबल्स यूज़ करनी पड़ती है। और ये टोपोलॉजी भी एक ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हो जाते हैं तो आपको 100 केबल्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, लिहाजा इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है लास्ट पे जो यहाँ पे नहीं मेंशन है, वो है HYBRID, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें ये डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं वो मिक्स करके आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेट का, तो इंटरनेट जो है वो एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है जिसके अंदर बस भी कहीं यूज हो रही है, कहीं रिंग हो रहा है, स्टार, ट्री, मैश। ये डिफरेंट टोपोलॉजीज जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है इंटरनेट के अंदर। इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी आप कहेंगे। अच्छा, ये वो टोपोलॉजीज या वो नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिश्योर हैं, जिनको इंटरनेशनली जाना जाता है, पहचाना जाता है और इस्तेमाल हो रहे होते हैं। डिफेक्टो एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी मर्जी से कोई नेटवर्क बना लें, कंप्यूटर ए को बी के साथ, बी को सी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो चलते रहेंगे बस यहाँ तक। लेकिन उस नेटवर्क का किसी को पता नहीं है कि क्या चीज़ है, और सिर्फ आप जो बनाने वाला होगा उसको इस चीज़ का पता होगा। नेटवर्क के जो दो मेन टाइप्स हैं, इसको थोड़ी ज़्यादा टाइप्स होनी चाहिए थी, लेकिन मेनली अगर हम बात करेंगे तो दो की बात करेंगे, एक लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क की, और दूसरा वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क की। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ पे आपके पास जो कंप्यूटर्स है, हम आपके घर की अगर बात कर लेंगे कि एक जो आपके पास वाईफाई राउटर है, उस राउटर के साथ जितने भी डिवाइसेस घर पे कनेक्टेड है ना, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है। अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो एक ऐसा नेटवर्क जो एक बिल्डिंग के अंदर या किसी एक लैब इन्वायरमेंट में या किसी एक कमरे में एग्जिस्ट करता है, उसको आप कहते हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क है। और ऐसा नेटवर्क जिसको जो कि आपके लोकल एरिया एरिया के बाद अगर आप बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन या मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि एक सिटी के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। जो एक घर की बाउंड्रीज के अंदर या एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक स्कूल की बाउंड्रीज के अंदर या एक लैब की बाउंड्रीज के अंदर या इवन एक कमरे के अंदर नेटवर्क होगा, उसको आप कहेंगे लोकल एरिया। यानी आप इसके नाम से ही नजर आ रहा है कि आप नेटवर्क्स को डिवाइड कर रहे हैं एरिया बेस्ड पे। ठीक है, कि कितने एरिया पर है वो, अगर वो एक घर के एरिया पे है या यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एक कमरे या एक लैब के एरिया में है, लोकल एरिया हो जाएगा। और अगर वो लैब से निकल के या यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकल के एक कॉलेज को दूसरे कॉलेज के साथ कनेक्ट कर रहा है, या एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं शहर के अंदर अंदर, तो आप कहते हैं ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। और ऐसा नेटवर्क जो कि आप कह लें एक शहर को दूसरे शहर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक जो कंटिनेंट है उसको दूसरे कंटिनेंट के साथ यानी बड़े आजम को बड़े आजम से कनेक्ट कर रहा है, तो ये सारे आपके जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क है। तो हम तीन जो नेटवर्क की क्या है रेंजेस हैं या टाइप्स हैं की बात कर लेंगे। लोकल एरिया जो कि एक लिमिटेड एरिया के अंदर है, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कि एक सिटी के अंदर हो सकता है, और वाइड एरिया जो कि एक मुल्क के अंदर पूरा फैला हुआ नेटवर्क है, या एक या पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है। ये सारे जो चीज़ें हैं, जब आप शहर की हदूद से बाहर निकल के, तो शहर की हदूद से निकल के जो आपका नेटवर्क है वो सारे का सारा वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो डिटेल लिखी गई है, इसमें ये बताया गया है कि ये आप देख सकते हैं, ये बस टोपोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है एक लैब के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, और इसको ये एक लोकल एरिया नेटवर्क बन रहा है। और ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक और लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया गया है जो कि उसी शहर के अंदर अगर है, तो फिर आप कहेंगे कि ये पूरा जो आपका नेटवर्क बन रहा है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। और अगर एक लोकल एरिया नेटवर्क जो कि यहाँ पे है, ये कनेक्ट किया गया है इस लोकल एरिया नेटवर्क के साथ, और ये दोनों अलग अलग सिटीज के अंदर हैं, तो फिर आप कहेंगे ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है। अच्छा, कितने लोग हैं जी? इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं। ठीक है।
अब हमारे पास अगली बात ये है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हेडिंग दिया गया डाटा कम्युनिकेशन का है, लेकिन बेसिकली ये कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं। तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स जो है वो आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं जी। ऐसे तमाम आप कह लें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिनको जोड़ के या जिनको मिला के हम कंप्यूटर बना रहे होते हैं, इनको कंप्यूटर कंपोनेंट्स का नाम दिया जाता है। तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हमारे पास हैं, जैसा कि सीपीयू जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। जब भी आप बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में एक हिस्सा होता है जो कि सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि मेरे पास ये जो डाटा नज़र आ रहा है, ये किसी एक प्रोसेस के थ्रू होके नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद होता है, हार्ड डिस्क से ये रैम के अंदर लोड होते हैं, और रैम से हम डाटा को लेके आते हैं सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर फिर मजीद दो चीज़ें लगी होती हैं, एक आपके पास एएलयू है और दूसरा आपके पास सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट है। तो एएलयू जो है वो काम करता है अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन। जैसा कि क्या हो सकते हैं कि जब भी आप आपके पास जो रैम है, रैम के अंदर से डाटा आप उठाते हैं, तो रैम में लोकेशंस बनी होती हैं। लोकेशन से मुराद ये है कि हम ऐसा कर लेते हैं, रैम को अगर एक किताब की एग्जांपल समझा जाए ना, तो ये होगा कि एक जो पेज है उसके पेज के ऊपर एक उसका नंबर लिखा होता है कि ये फला नंबर का पेज है। इसी तरह से जो कंप्यूटर के अंदर रैम है, रैम में भी एक जगह जहाँ पे डाटा को आप स्टोर करते हैं उसका एक नंबर होता है, उसका एक एड्रेस होता है। तो जब आप कंप्यूटर रैम से डाटा को लोड करते हैं प्रोसेसर के अंदर, तो अब जाहिर है एक पेज से आपने डाटा को लाया, उसके बाद आपने अगले पेज पे जाना है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप पेज में एडिशन कर रहे हैं। अगर 32 पेज से एक दफ़ा उठाया है, या 32 लोकेशन से आपने डाटा उठाया, तो अगली दफ़ा 33 लोकेशन से उठाएंगे। तो 32 में एक ऐड करेंगे तो 33 लोकेशन को एक्सेस करेंगे। अब ये अरिथमेटिक पार्ट जो है ये क्या करता है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो मैथमेटिकल काम है, ये सारा आपका अरिथमेटिक जो यूनिट है वो कर रहा होता है। और जो लॉजिक यूनिट है, ये डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जिनमें हमने अपने ज़ाहिर पढ़ा होगा, जो गेट्स हैं एंड और नॉट एक्स आर और एक्स नॉट, ये डिफरेंट गेट्स होते हैं। ये यहाँ पे लॉजिक यूनिट के अंदर लगे होते हैं और इस तरह के काम यहाँ पे हो रहे होते हैं। ठीक है जी। सीपीयू की दो मेन चीजें हैं, एक एएलयू है, एक कंट्रोल यूनिट है। एएलयू में आप अरिथमेटिक यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिक ऑपरेशन कर रहे होते हैं, और जो कंट्रोल यूनिट है उसमें आप क्या करते हैं कि कंट्रोल यूनिट डिफरेंट डिवाइसेस को कमांड कर रहा होता है। उनको ये बताता है कि अभी कौन सी डिवाइस ने ऑपरेट करना है, कौन सी लोकेशन से डाटा को उठाना है और बस सीपीयू में कहाँ पे रखना है। ये जो काम है ये आपका कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। तो कंट्रोल यूनिट एएलयू आपका अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कंट्रोल यूनिट ये बताता है कि जो अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन आपने किया है, ये कौन सी जगह से उठानी है चीज़ें और कौन सी जगह पे स्टोर करनी है, और अभी कौन सी डिवाइस, यानी कि सपोज करें आपने यूएसबी जब कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे, तो कंट्रोल यूनिट ये बताएगा कि अब जो यूएसबी पोर्ट है वो पोर्ट नंबर 1 इस्तेमाल करनी है या 2 करनी है, और क्या इस टाइम आप यूएसबी पोर्ट इस्तेमाल करेंगे या रैम इस्तेमाल करेंगे या हार्ड डिस्क इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो कंट्रोल है ये आपका कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। देन जो रैम है, रैम की टाइप्स मोस्टली पूछी जाती है इसमें। रैम ज़ाहिर रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहा जाता है। मेनली दो टाइप्स डी रैम और एस रैम है। डी रैम एक ऐसी रैम होती है जो कि अपने आप को बार बार रिफ्रेश कर रही होती है। इसमें जो डाटा है वो कुछ समझ लें मिली सेकेंड या कुछ नैनो सेकेंड तक के लिए सेव होता है, उसके बाद वो डाटा जो है वो डिलीट होने लगता है, तो इसको दोबारा से रिफ्रेश किया जाता है। तो डी रैम के अंदर बेसिकली आप बात करेंगे तो यहाँ पे लगे होते हैं कैपेसिटर्स। ठीक है, CAPACITORS। और कैपेसिटर्स जो होते हैं, कैपेसिटर का आपको यकीनन आइडिया होगा कि है तो म्यूट ना, कैपेसिटर्स का आपको आइडिया होगा कि अच्छा, कैपेसिटर्स जो है वो ज़ाहिर इनको आप चार्ज करते हैं, कुछ ये फिर अपना जो ही इनकी चार्जिंग कंप्लीट होती है तो ये डिस्चार्ज इनका स्टार्ट हो जाता है। तो डी रैम के अंदर कैपेसिटर्स लगे होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डी रैम जो है वो किस चीज़ से बनी होती है, तो डी रैम कैपेसिटर से बनी होती है, और इसको आपको रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, इसलिए इसको डायनामिक रैम कहा जाता है। स्टैटिक रैम जो है उसमें ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, और ट्रांजिस्टर ऐसी डिवाइसेज होती हैं जिनको आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इसलिए इसको स्टैटिक रैम कहा जाता है कि इसमें डाटा आपको मौजूद रहता है। अब ये बात आ गई कि रैम जो है, चाहे वो एस रैम हो चाहे वो डी रैम हो, दोनों सूरतों में उसके अंदर जो डाटा है
ये माइक म्यूट कर लेंगे अगर, तो हमें ज़रा आसानी होगी। अच्छा, डी रैम और एस रैम दोनों में डाटा तब तक मौजूद रहेगा जब तक उसमें वोल्टेज मौजूद है। ठीक है, वोल्टेज अगर नहीं है, आपने इसको कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो डी रैम का डाटा भी खत्म हो जाएगा और एस रैम का भी खत्म हो जाएगा। लेकिन डी रैम और एस रैम में डिफरेंस यहाँ पे आता है कि डी रैम में वोल्टेज मौजूद होने के बावजूद आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। अच्छा जी, डी रैम के बाद आपके पास ये तो होती है रैम, जो है ये ऐसी डिवाइसेस हैं या ऐसी मेमोरी जो है ना वो डिवाइसेस हैं जिनके अंदर डाटा मौजूद रहता है जब तक आप वोल्टेज इनको देते रहते हैं। ठीक है, रीड ऑनली, इनको वोलेटाइल मेमोरीज भी कहा जाता है। और आपके पास जो रॉम है वो नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल से मुराद ये है कि वोलेटाइल जो लफ्ज़ है वो वोल्टेज से निकला है, जिससे मुराद ये होती है कि वोल्टेज ना भी हो फिर भी इसमें डाटा मौजूद रहेगा। तो रॉम रीड ऑनली मेमोरी को कहा जाता है। अब रीड ऑनली मेमोरी के अंदर वैसे तो अगर इसको नाम से देखा जाए तो इसमें यह है कि जब तक कि आप इसमें से डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये इसकी इब्तदाई जो शक्ल थी वो थी रीड ऑनली मेमोरी की या पी राम की, प्रोग्रामेबल राम की, कि इनमें आप डाटा को जो लिखा जाता था, राइट किया जाता था, वो सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इनमें डाटा को राइट करती थी, बाकी कोई आम इंडिविजुअल इनमें राइट नहीं कर सकता था। फिर इनकी जो है ना वो चेंज होता गया काम। ठीक है, थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो इस तरह से हो गया, आपके पास ईपी राम आ गई। ईपी राम है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल राम, जिससे मुराद ये होती है कि आप इसमें जो मैन्युफैक्चरर हैं वो तो राइट कर सकते हैं, लेकिन जो आम यूजर हैं वो भी डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। रीड राइट से मुराद ये होती है कि डाटा रीड करना होता है कि आप डाटा को वहां से कॉपी करेंगे, और राइट करने से मुराद ये होती है वहां आप डाटा को स्टोर करेंगे किसी डिवाइस के अंदर। और ईईपी राम जो है ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल राम इसको कहा जाता है। ये है राम है, यानी परमानेंटली डाटा इसमें स्टोर हो जाएगा। अगर इसमें वोल्टेज रिमूव हो जाएगी तो डाटा स्टोर रहेगा। लेकिन ये ऐसी डिवाइस है जिसमें कोई भी यूजर डाटा को डिलीट या इसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकता है। जैसा कि हमारे पास जो एग्जांपल है, फ्लैश ड्राइव जो होती हैं, यूएसबी जो है वो ईपी राम उनकी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम उनको रिमूव कर देते हैं वोल्टेज, तो तब भी डाटा उनमें मौजूद रहता है। हाँ, इसके बाद आपके पास जो एक और स्टोरेज डिवाइस है उसमें हार्ड डिस्क आ जाती हैं। हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है उनको, उनके अंदर डाटा जो है वो मैग्नेट की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और देन हमारे पास एसएसडी आ जाती है। ये दो चीज़ें भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, एसएसडी और एचडीडी। एसएसडी होती है सॉलिड स्टेट डिस्क, इसमें आप डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। बेसिकली इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट कहा जाता है। यानी आप डाटा जो स्टोर कर रहे हो तो वो ट्रांजिस्टर में, आप एसएसडी में ट्रांजिस्टर में स्टोर कर रहे होते हैं। और हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी जो है इसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। कहाँ पे जी? इसमें डाटा को मैग्नेटिक डिस्क के अंदर स्टोर किया जाता है। और मैग्नेटिक डिस्क इस शक्ल की होती है जो कि उसमें मूव कर रही होती है। सॉलिड स्टेट का नाम इसलिए सॉलिड स्टेट है कि उसमें कोई चीज़ मूवेबल नहीं होती। और हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर डिस्क जो है होती है वो रोटेट करती है और उससे डाटा को जो है ना वो डिलीट या डाटा को स्टोर किया जाता है। तो एसएसडी, इसमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, मूविंग पार्ट इसमें नहीं होता। और एचडीडी यानी हार्ड डिस्क के अंदर मूविंग पार्ट होता है। एसएसडी जो है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के। देन आपके पास डाटा जो है वो क्लाउड में भी कहीं स्टोर किया जा सकता है, वो एक अलग हो सकती है। अच्छा जी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टाइप होता है। कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये डिफरेंट तरह के आपके पास हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सिर्फ वहाँ पे आप कमांड के थ्रू जो है ना वो क्या कर रहे थे, उनको ऑपरेट कर रहे थे। यानी आपको क्या करना पड़ता है जी, डिफरेंट कमांड देते हैं। जैसे सपोज करें हमने यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखी गई हैं कि कंट्रोल आल्ट डिलीट जो है आप करते हैं एक टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए, इस तरह से कुछ चीज़ों के लिए, या कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल एस जो है सेव करने के लिए, कंट्रोल ए जो है ये आप कॉपी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ कमांड्स थी जो कि आप इस्तेमाल कर सकते थे कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर। इसको कहा जाता है CLI। पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो CLI बेस्ड थे। वहाँ पे एक काली स्क्रीन होती थी, ये जिस तरह से आपको अभी नजर आ रहा है ना, रंगीन किस्म की चीजें ये नहीं होती थी। या जैसे आप मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे डिफरेंट बटन, ये सारा इंटरफेस आपके पास मौजूद नहीं था, तो उसको कहा जाता था CLI। और ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जो आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है, मोबाइल में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया होता है जिसको आप एंड्रॉइड या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
तो ये आपके पास मौजूद होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के, मेनली आप दो टाइप के कह सकते हैं कि एक वो होगा जहाँ पे आप कमांड के थ्रू उसको ऑपरेट करेंगे, एक वो है जिसमें आप क्या करते हैं जी, माउस के थ्रू या टच स्क्रीन के थ्रू आप कर रहे होते हैं, जहाँ आपके पास ग्राफिकली चीज़ें मौजूद होती हैं। हाँ, मजीद अगर आप बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। इसमें ओपन सोर्स हो सकते हैं या जिसमें पेड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसा कि विंडोज है, जैसा कि एप्पल है। ये जो दो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, यूनिक्स है, ये पेड सॉफ्टवेयर हैं या पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो लिनक्स है वो आपके पास ओपन सोर्स या फ्रीली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसका भी मेनली आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि दो आर्किटेक्चर हैं, एक को वॉन न्यूमैन कहा जाता है और एक को हार्वर्ड आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपके पास जो प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी एक में ही मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी प्रोग्राम मेमोरी, डाटा मेमोरी या क्या चीजें हैं, ये भी हमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन चाहिए होगी, लेकिन ये दोनों चीजें जो है वो आप कह सकते हैं कि रैम को प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी भी कहा जाता है। तो जो वन न्यूमन है उसमें दोनों चीजें जो है वो एक ही स्टिक, मेमोरी स्टिक के अंदर मौजूद होती हैं। हार्वर्ड में डाटा अलग से आता है और प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन या कोड जो है वो अलग से आ रहा है। और हमारे पास अब इसके अलावा ना, आपको एक्सेल की अगर थोड़ी सी बात की जाए, तो एक्सेल के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि बहुत डिफरेंट तरह के काम आप कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी जो आपको करनी पड़ती है। सपोज करें कि आप डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने इंटर किए हैं, उन मार्क्स की आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, और आपने ये फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर या ओवरऑल सब्जेक्ट में पास हैं या नहीं हैं। इसी तरह से जो क्या कर सकते हैं आपके जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, आप कितने लोगों का जो सपोज करें एक बंदे की इनकम जो है 10 लाख है, तो उसका टैक्स कितना बनता है, कि 1 लाख है तो उसका टैक्स कितना बनता है, और टैक्स पे करने के बाद कितना टैक्स वो रिटर्न करना चाहिए, उसको वापस मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा काम जो कि आप हाथों से कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन, जमा, तफरीक, परसेंटेज, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद आप कंपैरिजन जो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कर रहे होते हैं, ये सारा काम आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। ये चीजें आती हैं कि तो यहाँ पे ज़ाहिर है ये चीज़ें जो दी गई हैं ये आपके सामने ही हैं, आप इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं। अब मुझे बताने में तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि जस्टिफाइड टेक्स्ट जो है वो किस फॉर्म में होता है, कि आप क्या करते हैं कि उसका जो लेफ्ट और राइट ये बराबर बराबर आप कह सकते हैं कि तकसीम हुआ होता है। और जो स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू में आपके पास टेक्स्ट जो है, जैसे मेरे पास ये डी लिखा हुआ है तो मैंने इसके ऊपर लाइन लगा दी, तो इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। और इसकी कमांड जो है ये आप थोड़ी बहुत याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मैथमेटिकल काम आप स्प्रेडशीट यानी एक्सेल के अंदर कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट और ये वो चीज़ें कुछ हैं जो कि आप कर सकते हैं। आपके पास कमांड मौजूद है, इनको आप देख लीजिएगा। हाँ, अगली बात आ गई आपके पास जी, सिग्नल्स होते हैं। कौन कौन से सिग्नल होती क्या चीज़ है, जब भी आप किसी क्वांटिटी को, किसी मेजरमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में कह लें, तो आप कहते हैं कि ये सिग्नल है। यानी मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो डेली सुबह जो है ना वो 27 डिग्री से स्टार्ट होता है, और वो जाता है 50 डिग्री तक जाता है, और शाम को या रात को 12 बजे जो है ना वो 29 डिग्री होते हैं। तो ये चीज़ जब मैंने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, तो मैं इसको एक सिग्नल की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा कि ये मेरे पास टाइम चल रहा है, जो एक्स एक्सिस में टाइम चल रहा है ये सुबह के 8 बजे हैं, और ये रात के 10 बजे हैं। तो 8 बजे जो टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, और उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता यहाँ पे दिन के जो तकरीबन 3 बजे हैं ये 50 डिग्री हो गया, और वापस डाउन होना शुरू हुआ, और रात के 10 बजे 29 डिग्री रह गया। तो ये एक सिग्नल मेरे पास बन गया। यानी जब भी आप मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में, आप कहते हैं ये सिग्नल है। तो सिग्नल, अब ये जो सिग्नल बना है ये एनालॉग है। यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है किस तरह से टाइम के साथ, कि 8 से लेकर रात 10 बजे तक जो कंटिन्यूसली मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी अगर आप यहाँ पे बात करेंगे 8 बज के 1 मिनट पे कितना टेम्परेचर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 बज के 1 मिनट पे कितना है, 8 बज के 1 मिनट 1 सेकंड पे कितना है वो आप देख सकते हैं, 8 बज के 1 मिनट 1 इशारिया 1 सेकंड पे कितना है। यानी
टाइम की जितनी छोटी से छोटी फ्रैक्शन में आप देखना चाहेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि उस टाइम इतना टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं आप एनालॉग सिग्नल। एनालॉग से मुराद ये है, या एनालॉग या कंटिन्यूस आप इसको कहते हैं, कि जिससे मुराद ये होती है कि हर एक टाइम के ऊपर आपके पास ये कोई ना कोई क्वांटिटी, कोई ना कोई मेजरमेंट मौजूद है। ठीक हो गया जी। और ये एक वेरिंग जो है ना क्वांटिटी है। और दूसरी आपके पास जो सिग्नल है उसकी टाइप होती है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट से मुराद ये होगी कि मैंने सुबह 8 बजे अगर टेम्परेचर को मेजर किया है, उसके बाद मैं दिन को 10 बजे मेजर कर रहा हूँ, 8 बजे मैं करता हूँ 27 है, और दिन को 10 बजे जो मैं करता हूँ वो है जी 37 है, और फिर मैंने 12 बजे किया मैं करता हूँ जी 47 है, मैंने 3 बजे किया मैं करता हूँ जी 50 है। तो ये एक डिस्क्रीट सिग्नल हो जाएगा। ठीक है। और एनालॉग सिग्नल जो है वो आपके पास दो तरह के होते हैं, एक को पीरियाडिक कहा जाता है, एक को नॉन पीरियाडिक भी कहा जाता है। पीरियाडिक वो होते हैं जो एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, और नॉन पीरियाडिक वो होते हैं जो कि रिपीट नहीं होते। जैसे मैं यहाँ पे एक सिग्नल बनाता हूँ, ये इसका जीरो स्टार्ट हुआ, जीरो से यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आ गया, और फिर इसने यहाँ से आगे दोबारा अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया, तो ये एक पीरियाडिक सिग्नल हो जाएगा। और जो नॉन पीरियाडिक होगा, नॉन पीरियाडिक की अगर आप एग्जांपल लेंगे, पीरियडिक की एग्जांपल आप अगर लेना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो एक ये टेम्परेचर वाली एग्जांपल ले लें कि टेम्परेचर सुबह से स्टार्ट हुआ, इतना गया, और यहाँ पे दिन के 12 बजे से होता हुआ वापस सुबह के 6 बजे पे आ गए। ये सुबह के 6 बज रहे हैं और ये भी सुबह के 6 बज रहे हैं। 6 बजे के बाद टेम्परेचर अपने आप को फिर से उसी तरह से रिपीट करना शुरू कर देता है, तो ये आपका पीरियडिक सिग्नल होगा। और एपीरियडिक या नॉन पीरियडिक सिग्नल वो होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कभी मेरी आवाज़ ऊंची हो जाती है, कभी नीची हो जाती है, कभी स्ट्रेट हो जाती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बिल्कुल खत्म, कभी खत्म से भी नीचे। तो अब ये जो सिग्नल इस तरह से बन रहा है, ये आपका किसी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एपीरियडिक या नॉन पीरियडिक सिग्नल होता है। और डिजिटल सिग्नल किस तरह का होता है? एनालॉग सिग्नल जो है उसमें क्वांटिटी वेरी कर रही होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये जीरो के ऊपर अगर है तो यहाँ से बढ़ता हुआ ये यहाँ पे जाएगा, वहां से होता हुआ कम होता हुआ इधर आएगा, यहाँ से इधर हो सकते हैं। तो क्वांटिटी आपकी वेरी कर रही है। और डिजिटल सिग्नल वो होता है जिसमें सिर्फ दो क्वांटिटीज हो सकती हैं, या तो वो जीरो पे होगा, या फिर वो 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, या 5, 10, 20 समथिंग पे होगा। ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो एक एनालॉग सिग्नल है, क्योंकि वो ग्रेजुअली वेरी कर रहे हैं। और जो डिजिटल सिग्नल होगा जैसे कंप्यूटर में है, तो वो या तो जीरो होगा या फिर वन होगा, या तो फिर वो 5 वोल्ट पे होगा। जिस ऐसा सिग्नल जिसकी सिर्फ दो शक्लें होती हैं, कि या तो वो जीरो पे हो या फिर 5 पे हो, यानी कि आप ये कह सकते हैं या तो वो मौजूद होगा या नहीं मौजूद होगा, तो इसको आप कहेंगे डिजिटल सिग्नल। डिजिटल जाहिर है, डिजिट से मुराद जीरो और वन है, या तो ये सिग्नल यहाँ पे है या वन पे। बीच में इसकी जो शक्ल है वो आप देख सकते हैं कि अब्रप्टली चेंज है, इसमें इस तरह से नहीं आ रहा कि वेरिंग जो ना क्वांटिटी इसकी नहीं बन रही, इसको आप कहते हैं ये एक डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल याद रखने की बात यह है कि डिजिटल सिग्नल जो है उसमें या तो जीरो या वन हो सकता है। आवाज सही है, ये सिर्फ उनकी कट रही होगी, उनका अपना नेटवर्क का इशू हो सकता है। हाँ, हमारे पास डिजिटल सिग्नल जिसमें दो क्वांटिटीज या तो जीरो या वन हो सकता है, और एनालॉग ऐसा होता है जिसके अंदर क्वांटिटी जो है वो जीरो से वन या वन से इंफिनिटी तक वेरी कर रही होती है। ठीक हो गया जी। और एनालॉग जो है वो पीरियडिक और एपीरियडिक हो सकता है, यानी पीरियडिक से मुराद जो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, और एपीरियडिक से मुराद जो कि अपने आप को रेगुलरली रिपीट नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसमें कुछ जो है ना वो डिफरेंट वेरिएशन आ रही होती है। अच्छा जी, डाटा इनकोडिंग, जैसा कि अब हमारे पास जो कंप्यूटर में डाटा रिप्रेजेंट हो रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे अगर आप ये पीडीएफ की बात करेंगे जो ओपन है, तो इसमें डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको एक स्कीम के तहत कह लें कि इनको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्कीम से मेनली तीन होती हैं, बीसीडी है, आस्की है, यूनिकोड है, और यूनी 32 भी होता है इसके साथ ही। तो बीसीडी एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें हम 4 बिट्स तो यूज करते हैं, बस हमारे जो है ना समझने के लिए, याद करने के लिए इतना ही बहुत है कि हम 4 बिट के थ्रू जो बीसीडी स्कीम है इसमें 4 बिट यूज करते हैं। आस्की में जो है वो हम 8 बिट यूज करते हैं। और जो यूनिकोड है इसमें दो होते हैं, एक यूनिकोड 8 होता है, यूनिकोड 32 होता है। तो इसमें हम 8 या फिर 32 बिट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्यों, किस लिए इस चीज़ को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इतना समझते हैं कि 4 बिट, 8 बिट और
8 या 32 बिट तक ये यूज कर रहे होते हैं डाटा। बिट हमें पता है कि 0 या 1 हो सकती है। तो मैं सपोज करें कि बीसीडी में मुझे रिप्रेजेंट करना है 5 को, या थोड़ा इजी कर लेते हैं, मैंने 1 को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 4 बाइनरी डिजिट चाहिए होंगे, एक 0, दूसरा 0, तीसरा 0 और यहाँ पे 1 चाहिए होगा। तो ये हमने बीसीडी को रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा बीसीडी 1 है जिसको हम 4 बाइनरी डिजिट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी 1 को अगर हमने आस्की के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा तो आस्की में हम जो है ना वो 8 बिट्स यूज करेंगे। 0 0 0 0 1 कुछ इस शक्ल में आपके पास बन जाएगा। और ये चीज़ आपने यूनिकोड में भी इसी तरह से करनी है। जब यूनिकोड 8 होगा और यूनिकोड 32 जब होगा तो आप 0 से लेकर 32 बिट्स लगाएंगे तो उसके थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास डाटा जो ट्रांसफर हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो 2 शक्लों में हो सकता है। अब ये जो डाटा ट्रांसमिशन की बात की थी, ये भी हो सकता है कि यहाँ से अमेरिका में, या ये भी हो सकता है कि रैम के अंदर से प्रोसेसर के अंदर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, या आपकी हार्ड डिस्क से आप यूएसबी में जो डाटा कॉपी कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ों पे जो है ना वो इम्प्लीमेंटेड है ये डाटा ट्रांसमिशन की बात। तो 2 तरह के होते हैं, या तो सीरियल होता है या पैरेलल होता है। सीरियल से मुराद ये होगी कि हम क्या करते हैं, हम डाटा को एक बिट बाय बिट सेंड करते हैं। यानी अगर सपोज करें हमने 0 0 0 1 ये डाटा सेंड करना है तो मैं बिट बाय बिट इसको सेंड करूंगा। यानी सबसे पहले मैं 1 को सेंड करूंगा, उसके बाद में इस 0 को सेंड करूंगा, उसके बाद में इस 1 को सेंड करूंगा, उसके बाद में इस 0 को सेंड करूंगा। तो बारी बारी जब बिट्स को सेंड करते हैं तो हम इसको कहते हैं सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है। और अगर मैं ये चारों बिट्स जो हैं वो एक ही टाइम में 0 0 0 1 चारों एक ही टाइम में सेंड करूंगा तो इसको हम कहते हैं ये पैरेलल ट्रांसमिशन है। हाँ, उसके बाद बात की गई है बेसमेंट की। बेसमेंट और ब्रॉडबैंड में ये चीज़ सिर्फ याद कर रखने के बेसमेंट जो है वो सिर्फ सिंगल चैनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक जो डिजिटल फॉर्म में होता है, और ब्रॉडबैंड जो है वो एनालॉग फॉर्म में होता है, और ब्रॉडबैंड में मल्टीपल चैनल हो सकते हैं। ठीक है, हमारे इंटरटेस्ट में याद करने की हद तक यही बहुत है कि बेसबैंड में सिंगल चैनल होता है और ये डिजिटल होता है, ब्रॉडबैंड में मल्टीपल चैनल होते हैं और ये एनालॉग होता है। कम्युनिकेशन मीडिया, अब ये क्या चीज़ है? जब भी हम डाटा को सेंड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट क्या कहते हैं इसको, वेज हो सकते हैं। यानी हम वायरलेसली डाटा को सेंड कर सकते हैं, या वायर के थ्रू कर सकते हैं, या वायर के बाद हम ऑप्टिकल जो फाइबर्स हैं उनके थ्रू सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मीडिया में 3 चीज़ें मेनली आ गई हैं। एक ये है कि डाटा को आप किसी वायर के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू आप सेंड करेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू, जो कि आप केबल के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा होगा वायरलेसली, जो कि आप जैसा कि हमारे पास वाईफाई डिवाइसेस होती हैं, इनमें हम वायरलेसली कनेक्ट कर रहे होते हैं, या जो हमारे मोबाइल हैं ये वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि आजकल आप कहीं ना कहीं घरों में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल ले रही है। तो कम्युनिकेशन मीडिया 3 तरह के हुए, एक वायर्ड हो गए, एक वायरलेस हो गया, और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है मेरे ज़हन में, जो कम्युनिकेशन मोड होते हैं वो 3 होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंप्लेक्स, एक को कहते हैं डुप्लेक्स, और एक को कहते हैं फुल डुप्लेक्स। जब भी आप डाटा को सिर्फ एक डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, रिमोट है हमारे पास टीवी का, और तो हम उसके थ्रू टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। यानी रिमोट कंप्यूटर को उसको रिमोट जो है वो टीवी को तो डाटा सेंड कर सकता है, टीवी रिमोट को कुछ नहीं सेंड कर सकता। ये वन वे है, इसको हम सिंप्लेक्स कहते हैं। और डुप्लेक्स जो है उसमें ये होता है आप टू वे डाटा को, हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं, तो जो है डुप्लेक्स, उसमें हम डाटा को दोनों तरफ सेंड कर सकते हैं। दोनों तरफ डाटा को सेंड करने से मुराद ये है कि हम पुराने टेलीफोन्स की बात कर लें अगर, या हम एक चीज़ होती है वॉकी टॉकी की बात कर लें, तो डाटा उसमें एक साइड पे सेंड किया जाता है, और सुनने वाला या रिसीव करने वाला सिर्फ रिसीव कर सकता है उस टाइम। जब वो डाटा को रिसीव कर लेता है तो फिर वो सेंड करता है, और इधर वाला जो है वो सिर्फ उसको रिसीव कर सकता है, उसको सेंड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ होती है कि जब 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हो, और उनमें से एक डिवाइस एक टाइम में डाटा सेंड कर सकती हो, दूसरी नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसको आप कहते हैं ये डुप्लेक्स मोड है। और फुल डुप्लेक्स ये होता है, जैसे कि हम मोबाइल के ऊपर जब बात कर रहे होते हैं तो एक उधर से बंदा बोल रहा है और एक बंदा इधर से बोल रहा है, वो एक ही टाइम में दोनों का डाटा आ भी रहा है, जा भी रहा है, इसको आप कहते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड। मोडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि यूज की जाती है आपके डाटा जो कंप्यूटर के अंदर होता है इसको कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में जो
डिवाइसेस चिप्स लगी होती हैं, जैसे प्रोसेसर है, जैसे रैम है, ये सारी चीज़ें डिजिटल डिवाइसेस होती हैं। डिजिटल से मुराद ये होते हैं इनमें जो डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है वो 0 या 1 की फॉर्म में होता है। और जब डाटा आप वायरलेसली सेंड करते हैं तो वो हो रहा होता है एनालॉग फॉर्म में, ठीक है? उसका कुछ इस तरह से जो सिग्नल अभी हमने देखे थे इस तरह से बन रहे होते हैं, और 0-1 जो है वो सिर्फ ये वाले सिग्नल बन रहे होते हैं। तो अब इस डाटा को, डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए और एनालॉग से वापस डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस यूज की जाती है, इसको हम नाम देते हैं मॉडेम का। मॉडेम मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन से है, जिससे मुराद है कि हम डाटा को डिजिटल फॉर्म से एनालॉग में या एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इंटरनेट की भी एक बड़ी दुनिया है और वेबसाइट की एक दुनिया है। वेबसाइट में वर्ड www जो है ये एक कंपनी है बेसिकली, जो कि क्या करती है, आपकी जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं इनको लुक आफ्टर करने के लिए है। इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, www। और ये बेसिकली 3-4 डिफरेंट कंपनीज का एक गठजोड़ कह लें, ठीक है, कंसोर्शियम कहते हैं इसको, जो कि मिलके इस चीज़ को देख रहे होते हैं। HTML क्या चीज़ होती है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को डेवलप कर रहे होते हैं। तो वेबसाइट का एक जो खाका सा बन रहा होता है ना, इसको हम HTML बनाते हैं। यहाँ पे बीच में कहीं हो सकता है आपसे CSS भी पूछ लिया जाए, जो कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट को कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि HTML के थ्रू हम वेबसाइट का एक जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर के अंदर जब हमने डिफरेंट कलर्स या एनिमेशन इस तरह की चीज़ें डालनी होती हैं तो हम CSS को यूज़ करते हैं, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को यूज़ करते हैं। और URL जो है वो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ना, जैसे www.fb facebook.com जो है, ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं ये एक URL है। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? चलें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने यकीनन देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर्स या जो क्या नाम है उसका, मोबाइल से हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें हम हमें एक IP एड्रेस दिया जाता है, ठीक है? वो कुछ इस फॉर्म में हो सकता है 110.10.1.1, ठीक है? इस तरह की शक्ल का होता है, जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है, उसके बाद फिर डॉट लगा हुआ है, दूसरा पार्ट है, फिर डॉट है, तीसरा पार्ट है, फिर डॉट है। तो ये 4 इसके पार्ट्स होते हैं। इसको आप कहते हैं ये हमारा वर्जन IP वर्जन 4 का एक एड्रेस है। ठीक हो गया जी। तो ये जो एड्रेसेस हैं इनको आप कहते हैं ये एक एक तरीकाकार से दिए जाते हैं, जिस तरीकाकार को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। और ये जिस तरीके से हम ये IP एड्रेसेस दे रहे होते हैं इसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी ये एक ऐसा तरीका, IP एक ऐसा तरीकाकार है जिसके थ्रू हम ये IP एड्रेसेस डिफरेंट डिवाइसेस को दे रहे होते हैं ताकि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकें। और IP वर्जन 4 एक है, और एक इसके बाद हमारे पास IP वर्जन 6 भी है। IP वर्जन 4 में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल बिट्स कितनी होती हैं, तो यहाँ पे 32 बिट्स होती हैं, और इसके 4 पार्ट्स होते हैं। और जो हमारे पास IP वर्जन 6 है इसके अंदर 128 बिट्स होती हैं, और इसके यकीनन 6 पार्ट्स होते हैं। 8 होते हैं, 8 पार्ट्स, इसमें 8 पार्ट होते हैं, ठीक है? तो ये आपसे इस बारे में चीज़ पूछी जा सकती है। और ये IP एड्रेस जो है आप इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं जी? ये इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो IP वर्जन 4 यूज़ करते हैं। IP वर्जन 6 जो है वो कहीं-कहीं इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन ज़्यादा जगह पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ये आपकी एक बात होगी जी IP की। और जो वेबसाइट आप किसी सर्वर के ऊपर स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है? यानी ऐसी जगह जहाँ पे आप कह लें कि वेबसाइट को स्टोर किया जाता है, उसको आप सर्वर कहते हैं। और मल्टीपल यूज़र जो है फिर उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। हम इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें एक फिजिकल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं NIC या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। अब ये ISP क्या चीज़ होती है? जैसे मैंने अभी पहले बताया था, कोई भी ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। नाम से ही ज़ाहिर है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। यानी आपने किसी कंपनी से, टेलीनॉर से जब डाटा खरीदा तो टेलीनॉर आपके लिए एक ISP है। स्काई टेलीकॉम है, या आपने PTCL से कनेक्शन लिया है तो PTCL एक ISP है जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। और
इंटरनेट क्या चीज़ है, जब आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं आपस में और उसमें कम्युनिकेट करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, तो वो एक इंटरनेट है। और नेटवर्क जब आप बात करेंगे तो 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने को हम कहते हैं नेटवर्क। और बहुत सारे नेटवर्क मिल के आप बनाते हैं एक इंटरनेट की। अच्छा, डोमेन क्या होती है? हमने अभी बात की यूआरएल की, जो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं यूआरएल। और यूआरएल का जो लास्ट पार्ट है वो आपके पास इसको कहा जाता है डोमेन। और डोमेन से मुराद ये होती है कि जो आप वेबसाइट बना रहे हैं ये किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। क्या ये कोई बिजनेस की वेबसाइट है, या एजुकेशन की है, या गवर्नमेंट की है, या मिलिट्री की है? तो अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए बना रहे हैं तो डॉट कॉम होता है। और जब एजुकेशन की बना रहे हैं तो आप डॉट ईडीयू यूज़ करते हैं। जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे जीओवी यानी गवर्नमेंट लिखा होता है। मिलिट्री वाली जो है वो यूज़ कर सकते हैं डॉट मिलिट्री, ना करना चाहें तो पाबंदी कोई नहीं है, वो ना भी करें। और जो ओआरजी है वो भी आपके पास यानी कि जितनी भी कह लें एनजीओज हैं या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन वो जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो डॉट ओ आर जी के डोमेन के तहत बनाएंगे। और ये भी ज़ाहिर है मैंडेटरी नहीं है, इनमें से किसी के लिए लाजमी नहीं है कि वो इसी तरह की बनाए, सिवाय इसके कि जो बिजनेस वाले हैं इनको डॉट कॉम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये डॉट गवर्नमेंट, डॉट मिलिट्री, ये डॉट ईडीयू नहीं यूज करेंगे। अच्छा जी, लेकिन डॉट ईडीयू वाले जो हैं अगर ये डॉट कॉम इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें कोई मसला नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जिस तरह की आपने डोमेन रखी होगी आपके पास सर्च भी उस तरह की आएगी, लिहाजा कोशिश ये की जाती है कि अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो डॉट जी ओ वी यूज़ किया जाए, और एजुकेशन की है तो डॉट यूज़ किया जाए। हमारे पास है कुछ भी। अच्छा, ये जो कंप्यूटर जो फर्स्ट पार्ट है इसके हमने थोड़ा सा डिस्कशन की है। तो अब बात ये है कि क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है। तो दोबारा से कनेक्ट करने की जरूरत है कि इसी देर में? अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। अगली बात ये है कि जो आने वाला दौर है ना, ये कंप्यूटर का दौर है, ये आईटी का, ये जो है ना कोडिंग का दौर है। इन पर्टिकुलर अगर आप बात करेंगे तो कोडिंग का दौर है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने आईसीएस किया है, जिन्होंने नहीं भी किया, जो कंप्यूटर की फील्ड में आना चाहते हैं, मैं तो उनको ज़रूर ये कहूँगा कि आपने जो चूज़ किया है एक राइट जो है ना डिसीजन ले रहे हैं आप। और इससे आपने, अगर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर की फील्ड है अगर आपकी थर्ड चॉइस भी है, तो फिर भी आप कोशिश करें कि आप इनमें ही आए, ठीक है? क्योंकि आने वाला जो वक्त है उसमें जॉब्स की अगर बात की जाएगी तो तकरीबन सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी हैं। हर एक चीज़ जो काम थे मैकेनिकल पहले किए जाते, जो हाथों से करने वाले काम थे वो सारे मशीन पे जो है ना वो शिफ्ट हो चुके हैं। और वो जो मशीन है वो सारी कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट की जा रही हैं या ऑपरेट की जा रही हैं। लिहाजा आने वाला टाइम जो है वो आपकी अशद ज़रूरत है कि हमें कंप्यूटर की स्किल्स लेनी है और इसी में अपना जो है ना कैरियर बनना है। और इसी में इंशाल्लाह जो कह लें कि दौर ही रह गया हमारे पास, वरना बाकी सारी जॉब जो है ना वो कहीं ना कहीं साइड लाइन होने वाली है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी टेस्ट वाले दिन। तो अगर कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, वरना फिर अल्लाह हाफ़िज़।